नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के करंट अफेयर बिहार की हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें महीने वाइज मंथ वाइज हम आपको करंट अफेयर कराएंगे। आज की जो करंट अफेयर होगी वो जनवरी फरवरी पर बेस्ड होगी, और इससे बाद आगे जो वीडियो आएगा उसमें दिसंबर की करंट अफेयर, फिर एक वीडियो आएगा जिसमें नवंबर की करंट अफेयर, ऐसे करके हम करंट अफेयर आपको कराएंगे। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनकी बात केवल करेंगे, और बहुत ही ज्यादा करंट अफेयर नहीं देखेंगे। बिहार की करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केवल उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लीची को लेकर। तो पूरे भारत में लीची की खेती का जो विस्तार है उसको लेकर के सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिला आपका जो देख रहे हैं ये जाना जाता था लीची के उत्पादन को लेकर के। तो अब मुजफ्फरपुर जिला तक ही लीची जो है वो सीमित नहीं रही है। अब ये 19 भारतीय राज्यों में महत्वपूर्ण विस्तार इसका जो है वो हुआ है। ये विकास बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका जो लीची अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, बिहार में है। और यहाँ लीची के लिए फेमस है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, NRCL। लीची की अगर बात करते हैं तो वनस्पति वर्गीकरण में लीची सेपेंडेंसी परिवार के अंतर्गत जो है वो आता है। जलवायु की बात करते हैं तो लीची को मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो चाहिए होती है, और नम स्थितियां इसकी खेती के लिए अनुकूलन जो है वो होती हैं। लीची के लिए अगर बात करते हैं मिट्टी को लेकर के, तो कार्बनिक पदार्थ से भरपूर जो गहरी अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होती है वो जो है वो चाहिए होती है। तो दोमट मिट्टी याद रखिएगा। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो गर्मियों में 40.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, और सर्दियों में ठंडे तापमान को ये सहन नहीं कर सकती हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है याद करने की। याद करने वाला पॉइंट है अगला, भारत के लीची उत्पादन का 40% अकेले बिहार में जो है वो होता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में 12%, झारखंड में 10% ये आपको देखने को मिलता है। चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीनी में पहले नंबर पे कौन, चीनी नहीं, लीची में पहले नंबर पे कौन आता है, तो चीन आता है। और बाकी भी जैसे थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसको भले ना याद रखें, यह ध्यान रखिएगा चीन पहले नंबर पे आता है और भारत इसमें दूसरे नंबर पे आता है। इसी से संबंधित एक शब्द है हॉर्टिकल्चर। इसमें फलों, सब्जियों, फूलों, सजावटी पौधे, अन्य फसलों की कृषि का विज्ञान, इन सब का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं पॉइंट, बिहार जाति सर्वेक्षण को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो हाल ही में आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार जाति सर्वे के मामले में ये कहा है कि सर्वे का जो पूरा विवरण है वो सार्वजनिक डोमेन में जो है वो डाला जाएगा, ताकि उसके निष्कर्षों को अगर कोई चाहे तो चुनौती जो है वो दे सके। तो मेन पॉइंट ये है सार्वजनिक डोमेन में से रखा जाएगा। बिहार सरकार की ओर से जो अधिवक्ता पेश हुए थे उन्होंने जातिवार डेटा पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है ऐसा जो है वो बताया था। और बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 से क्या पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिल करके राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा है। और जारी आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से अधिक है, जिसमें से पिछड़ा वर्ग आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 36% है, सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आपका 27.13% है। ये तो अलग से हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं टॉपिक में, नहीं पढ़ाओ तो जरूर देख लीजिएगा। चूंकि सर्वेक्षण के सामने आंकड़े सामने आ गए, इसे अंतरिम रूप से लागू करना शुरू कर दिया। SC ST OBC BC और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं EWS, इनके लिए मौजूदा जो आरक्षण था उसको अब 50% बढ़ा करके 75% कर दिया है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अगला है टॉपिक, नरेगा जो कार्ड धारक हैं उनके लिए आधार सीडिंग। तो जनवरी 2024 में के मध्य तक बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी जॉब कार्ड जो धारक थे उनके धारक कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो पूरी होने की उम्मीद है। उसी को लेकर के बताया गया है कि 1 जनवरी से मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्ड धारक के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, इसको एप्स कहते हैं, वो जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है जिनके पास भी मनरेगा का कार्ड है। इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि लाभार्थियों को जो पारिश्रमिक मिलेगा वो सीधे अब उनके बैंकों खातों में जो है वो दिया जाएगा। NPCI ने इसकी मैपिंग भी जो है वो की है। मनरेगा के तहत बिहार में अगर बात करते हैं जॉब कार्ड धारकों की संख्या कितनी है, तो 1.80 करोड़ रुपए, 1.80 करोड़ लोग हैं संख्या, जिसमें से 1.52 करोड़ के बैंक खाते उनके आधार नंबर से जुड़े हुए हैं।
इनमें से लगभग 96 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं और 94 लाख के बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं। ये भुगतान को लेकर के बात की गई है। मनरेगा में होता क्या है, तो जो अकुशल ग्रामीण श्रमिक है उनको 1 वर्ष से कम 100 दिन का कार्य जो है वो प्रदान करना, ये इसमें लक्ष्य होता है। अगला देखते हैं, बिहार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी की जो है वो खरीद की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित हुआ था बिहार, ये याद रखिएगा कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो। इसके दौरान 2 इलेक्ट्रिक जो कार हैं उनकी खरीद की घोषणा की है। ये बिहार में बढ़ावा देगा। ये कार्यक्रम विश्व संसाधन संस्थान भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से जो है वो आयोजित किया गया है। तो इस बात को बस ध्यान रख सकते हैं कि किसके किसके द्वारा आयोजित किया गया है। बाकी बेसिक चीजें हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उद्घाटन याद रख सकते हैं, परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी हैं जिन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किया था। अगर बात करते हैं 2023 में कुल नए वाहन पंजीकरण से ईवी की हिस्सेदारी कितनी थी, तो 7% थी। ये बिहार की बात हो रही है ईवी की, जो कि राष्ट्रीय औसत से 6% से अधिक थी। मतलब बिहार में ज्यादा खरीद हो रही है। और इन्होंने टारगेट क्या रखा है, 2028 तक ईवी की पहुंच 15% का लक्ष्य जो है वो रखा है। तो ये लक्ष्य 2028 तक है और 15% को टच करने का। अभी कितना है, 6% है। अगला देखते हैं, विश्व संसाधन संस्थान WRI 1982 में वॉशिंगटन डीसी में बनाया गया था ये। और ये गैर लाभकारी विज्ञान और साक्ष्य आधारित संस्थान है। वैश्विक पर्यावरण और विकास से जो मुद्दे होते हैं जुड़े हुए, उस पर कठोर नीति अनुसंधान करता है। तो इसके ही द्वारा आप देखेंगे ऊपर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की बात की भी गई है। सिस्टम के डिजिटलीकरण है, उससे राज्यों में परिवहन प्रणाली की दक्षता में सुधार हो सकता है, वो बात यहाँ पर की गई है। उसी के बारे में यहाँ पर बात भी की गई है। तो सन याद रख सकते हैं, 1982 वॉशिंगटन डीसी। बाकी इसने क्या किया है, पर्यावरण रक्षा, वो तो सब बेसिक सी चीजें हैं। अगला है बाल विवाह में वृद्धि। तो भारत में बाल विवाह पर हाल ही में किया गया था एक अध्ययन, लेसेंट अध्ययन, जिसमें देश भर में बाल विवाह में समग्र कमी पर प्रकाश डाला गया था। हालांकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है, कुछ राज्य हैं जैसे बिहार में तो 16.7%, पश्चिम बंगाल में 15.2%, यूपी में 12.5% और महाराष्ट्र में 8.2%। इसमें सामूहिक रूप से बालिकाओं के बाल विवाह के कुल मामले आधे से अधिक का योगदान है। तो बिहार में है 16.7% बाल विवाह। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है उसके अनुसार 2020-24 के बीच की 39.1% बालिकाएं, उनकी शादी 18 साल से पहले ही जो है वो हो जाती है। और इसका तात्पर्य 5 में से 2 बालिकाओं की शादी उनकी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले जो है वो कर दी जाती है। वही चीज यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अलग अलग आंकड़े भी दिए गए हैं, जैसे कि जिले के अनुसार अगर बात करते हैं तो बाल विवाह का प्रतिशत सर्वाधिक सुपौल जिले में था। इसके बाद बेगूसराय, फिर जमुई, फिर समस्तीपुर और गया। तो सर्वाधिक वाला याद रख सकते हैं और चाहे तो आगे के भी याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण के जो विश्लेषण है हेतु अध्ययन। तो बिहार में हाल ही में सरकार ने वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनकी पहचान करने के लिए मुजफ्फरपुर और गया, यहाँ पर वास्तविक समय स्रोत विभाजन, रियल टाइम सोर्सेस को लेकर के स्टडी किया है, वायु प्रदूषण के स्रोतों को लेकर के। तो ये बस पॉइंट याद रखिएगा। ये अध्ययन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पटना के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया था। अध्ययन दोनों शहर के विस्तारित जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें परिवेशी वायु में PM2.5 और PM10 के मौसम वायु में कणों के सघनता स्तर की पहचान करेगा। और मौजूद सूक्ष्म कण है, इनके संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना में पर्यावरण और सतत विकास संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले से इस तरीके के अध्ययन ऑलरेडी कर रहा है। सितंबर 2024 पटना में हो रहा है, पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर रहा है, इस बात को यहाँ पर बात की गई है। बाकी ऐसा इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। तो मेन जिला याद रख सकते हैं, मुजफ्फरपुर और गया। अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण के विश्लेषण के लिए अध्ययन, तो ये बता चुके हैं हम ऑलरेडी, बिहार मुजफ्फरपुर और गया। बाकी यहाँ पर सिंधु नदी गंगा के मैदान का बड़ा पैमाने पर एरोसोल लोडिंग का सामना करना पड़ता है, जो कई शहरों में वायु प्रदूषण का एक कारण भी है। इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। फिर है बिहार लघु उद्यमी योजना।
हाल ही में बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी जो है वो दी है। स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के 18 प्रस्तावों को मंजूरी जो है इसमें दी गई है, जिसमें से बिहार लघु उद्यमी योजना को भी मंजूरी जो है वो मिली है। 5 वर्ष तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य है 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर देना। मासिक आय जिनकी कितनी होनी चाहिए, तो 6,000 रुपए जो है उससे कम होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। इस योजना को लागू करेगा राज्य उद्योग विभाग और चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 63 प्रकार की इकाइयों में से हस्तशिल्प, कपड़ा, सैलून, भोजनालय अलग-अलग जितने हैं इनमें से जो है वो मिलेगा और उन्हें चलाने के लिए 3 किस्तों में 2 लाख रुपए जो है वो अनुदान दिए जाएंगे। तो टोटल जो है कितनी इकाइयां हैं? 63 इकाइयां हैं और कितने 3 किस्तों में 2-2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट ने इसको लेकर के कितने करोड़ रुपए का वार्षिक बजट दे रखा है? तो 9.79 करोड़ रखा है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, ईबीसी हैं, परिवार है, उनके छात्रों को प्रदान की जा रही जो वित्तीय सहायता है, उसमें दायरा जो है उसका विस्तार किया जाएगा। भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो ईबीसी छात्र हैं, उनको 75,000 रुपए से 30,000 तक का एक मुश्त वित्तीय अनुदान भी इसमें जो है वो मिलेगा। हाल ही में बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण जारी करने के बाद राज्य विधानसभा में सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी जारी किए थे। आंकड़ों से ये पता चला था कुल आपके इतने परिवार हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 76 लाख 28,995 परिवार में से 94 लाख 33,312 परिवार हैं जो कि आर्थिक रूप से गरीब हैं, जिसका परसेंटेज कितना है 34.13%। गरीब परिवारों में से 3.31 मिलियन परिवार ईबीसी से हैं, 2.47 परिवार ओबीसी से हैं, 2.34 मिलियन परिवार अनुसूचित जाति से हैं और 1.08 मिलियन परिवार सामान्य वर्ग से हैं और यही चीज आपका एसटी में भी दे रखी है, तो ये परसेंटेज याद रख सकते हैं। अगला है आपका सरकार बिहार को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी जो है वो बनाएगा। बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। उनके मुताबिक सरकार बिहार को स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लेकर के विचार कर रही है। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया कब जाता है? 16 जनवरी को। इसके अवसर पर अधिवेशन बिहार में बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 कार्यक्रम में मंत्री के अनुसार इसको लेकर के बताया गया है। 16 जनवरी को मनाया जाता है। कई जो पुरस्कार हैं वो भी इसमें जो है वो दिए गए स्टार्टअप को। इसमें अगर बात करते हैं सबसे पहला तो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का पुरस्कार जो है वो मिला है। और साथ ही साथ वीडियो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। ये सारी चीजें जो हम आपको करा रहे हैं आपके लिए ढूंढ कर लेकर के आ रहे हैं ताकि हर तरीके से आपका पेपर अच्छा हो सके। तो उम्मीद करते हैं लाइक वीडियो को सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। तो आगे बात करते हैं वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इसी श्रेणी में पहले रनर अप जो है वो रहा है और बीरो प्रावर प्राइवेट लिमिटेड दूसरे रनर अप के रूप में जो है वो रहा है। तो विजेता ध्यान रखिएगा मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड और ये रनर अप याद रखेंगे तो वेद प्रभा एरोस्पेस। बिहार स्टार्टअप नीति के जो उद्यमी हैं उनको 10 वर्ष की अवधि, नवोदित जो उद्यमी है उनको 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त प्रारंभिक जो निधि है वो दी जाएगी। महिलाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग के रूप में 5% अधिक राशि आवंटित की जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और अलग अलग श्रेणियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 15% अधिक राशि जो है वो दी जाएगी। 3 लाख रुपए तक का इसमें जो त्वरित कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं उनको 3 लाख रुपए तक का अनुदान भी जो है वो देने को लेकर बात की गई है। और यदि पंजीकृत संस्थाएं हैं और एंजल निवेशक से निवेश प्राप्त होता है तो वहां पर 50 लाख तक का मंचिंग लोन भी जो है वो दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की बात करते हैं तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी 2016 को नवाचार को बढ़ावा देने को लेकर के जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 2016 से शुरू हुआ है। इसमें सीड फंड योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। 31 मई 2023 तक भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिए जो है वो तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिक के तंत्र के रूप में उभरा है। अगला है बिहार के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये हमारी लास्ट करंट अफेयर होगी। बिहार के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान, भारत के नहीं पूरे
भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार वंचितों के चैंपियन और सशक्तिकरण के लेकर के जो है कर्पूरी ठाकर के प्रयास को लेकर के दिया गया। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट जो प्रतिबद्धता थी, वो भी इसमें थी। पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान को लेकर के है, जबकि उन्होंने जो मिशन वगैरह चलाया था उसको लेकर के है। बात करते हैं तो ये इन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो कार्य किया है। पिछड़े वर्ग के हितों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। उनका कार्यकाल विभिन्न गरीब समर्थक पहलों द्वारा चिन्हित किया गया है। भूमि सुधार और वंचित जो है उनको सशक्त बनाने के लिए भी है। जननायक, लोगों के नायक के रूप में जो है ये जाने जाते थे। आम लोगों के कल्याण के प्रति उनका ईमानदार समर्पण के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया गया था। उन्होंने अपनी राजनीतिक जो यात्रा थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ जो है वो शुरू की थी और 1977 से ये आपके 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान स्वयं को जनता पार्टी के साथ इन्होंने जोड़ लिया था। इसके बाद फिर वो जनता दल से जुड़ गए थे। निधन इनका हुआ था फरवरी 1988 में। भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये इनको जो है वो दिया गया था। ये घोषणा पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर होती है। भारत रत्न की सिफारिश जो है प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को जो है वो की जाती है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 हो सकती है। तो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं इस पूरे करंट अफेयर को लेकर के। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी कि जो राष्ट्रीय स्टार्टअप डे है, वो आपका कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपके लिए है, इसलिए पूछ रहे हैं। अगर आप पढ़े हैं ऊपर तो आपको याद होना चाहिए, दिमाग में फिट बैठना चाहिए। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो टाइप करके बताइएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब जो है वो मनाया जाता है? इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।